दुनिया में बहुत तरह के ऐसे एडवेंचर हैं जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हैं या फिर एकदम मैड लगते हैं। लेकिन एट सम पॉइंट कभी ना कभी शायद आपने ये सोचा होगा कि मैं यार एक बार स्कूबा डाइविंग कर सकता हूँ या फिर मैं स्काई डाइविंग एक बार कर सकता हूँ। हाँ, उसके रिस्क भी हमें पता है कि स्कूबा डाइविंग के अंदर अगर फेलियर होगा तो शायद कोई शार्क हमें अपना खुराक बना ले या फिर हम डूब के मर जाएं। इसी तरह अगर स्काई डाइविंग में कुछ गलत होगा तो हमें पता है कि पैराशूट अगर फेल हुआ तो हम ज़मीन पे गिरने से मर जाएंगे। लेकिन शायद एक चीज़ जो आपने और हमने कभी इमेजिन नहीं करी होगी, सोचा भी नहीं होगा कि हम किसी केव में एक्सपीडिशन करें, वो भी बिल्कुल नैरो, बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक केव के अंदर, जहाँ पे रेंग के आप आगे जाते हो। लेकिन अगर आप वहाँ पे फंस गए तो आपके बॉडी का 1 इंच भी एक्स्ट्रा हिस्सा नहीं होता, उसमें इतना गैप भी नहीं होता कि आप मुड़ पाओ। और मुड़ना तो बहुत दूर की बात है, कई बार तो वापस क्रॉल भी नहीं कर सकते आप। जस्ट इमेजिन अगर किसी की इसके अंदर मौत होती हो कैटास्ट्रॉफिकली। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता जब तक मैंने ये स्टोरी सुनी नहीं थी डीप डाइव। आगे की जो 3 स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ वो इसी केव एक्सपीडिशन के ऊपर है। किसी के लिए ये अच्छा हुआ एंडिंग, किसी के लिए ये एंडिंग बहुत ही ट्रेजिक हुई। लेकिन मूवीज़ की तरह हर एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, तो देयर विल बी सम ट्रेजिक टेल अहेड। तो 3 रियल लाइफ स्टोरीज़ जिसके अंदर लोग केव एक्सपीडिशन करने के लिए गए, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आए, या तो वो वापस नहीं आए या तो वापस आए तो देयर वर्ल्ड शिफ्ट अपसाइड डाउन। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो गाइज, मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू द पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। अप्रैल 2003 यूटा स्टेट यूएसए के अंदर ब्लू जॉन कैनियन से एक माउंटेनियर एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था अपने कैमकॉर्डर से अपनी फैमिली के लिए। My name's Erwin Ralston. My parents are down on Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. दरअसल इस शख्स का नाम था एरन राल्स्टन। ये पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर था और ये 27 साल का था। दरअसल इसे सोलो हाइकिंग, माउंट क्लाइंबिंग, इन सब में बहुत मज़ा आता था और इसने कई सारे यूएस के स्टेट में जाके सोलो क्लाइंब करके वहाँ के सारे माउंटेन्स पे क्लाइंब कर चुका था। अब ये कुछ ज़्यादा बड़े चैलेंज करना चाह रहा था। अब ये घूमना चाहता था, एक्सपीडिशन करना चाहता था केव्स के अंदर। तो इसीलिए जो ऊटा स्टेट के अंदर जो फेमस ब्लू जॉन कैनियन है, उसके अंदर ये कैनियन के अंदर एक्सपीडिशन करने के लिए आया था, जो वहाँ पे गुफाएं होती है उसके अंदर घूमने के लिए आया था। एक दिन पहले आने के बाद ये अपने वैन के अंदर सोता है, फिर उसके बाद सुबह जल्दी निकलकर वो अपने बैकपैक के अंदर कैमकॉर्डर, ईयरफोन और सिर्फ एक पानी की बोतल और 2 बरीटोज लेकर यहाँ पे आ जाता है इस ब्लू जॉन कैनियन में घूमने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये होती है कि वहाँ पे लगभग 80 किलोमीटर दूर तक कोई सिविलाइजेशन नहीं होती है और ना तो इसके पास कोई फ़ोन होता है, ना ही एरन ने अपने किसी भी नोन को बताया होता है कि वो कहाँ जा रहा है। जब वो इस एक्सपीडिशन में हाफ वे थ्रू होता है और वो सिर्फ 6 किलोमीटर दूर होता है अपनी वैन से, तो वो उसको डिसेंड जाना होता है, उसको नीचे की तरफ जाना होता है। वहाँ पे वो देखता है कि 2 पहाड़ों के जो गैप होता है उसके बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा यानी कि बोल्डर फंसा हुआ है। उसको लगता है कि वो स्टेबल है, वो उसके ऊपर पैर रख के आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा सा लूज़ होता है और जैसे ही एरन का प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है वो बोल्डर नीचे की तरफ जाता है। एरन भी उस गैप में, उस दर्रे में नीचे की तरफ जाने लगता है और आगे जाने के बाद उसकी दाईं आर्म के अंदर वो बोल्डर इस तरह फंस जाता है कि उसका हाथ दाईं तरफ के पहाड़ और उस बोल्डर के बीच में फंस जाता है और इतनी बुरी तरह फंसता है कि उसका पूरा 4 आर्म उसके अंदर स्टक होता है और वो जो बोल्डर होता है वो कम से कम 200 किलो का होता है, जो एरन के बस की नहीं है उसे हटाना, और वहाँ पे कोई दूसरा एरन की हेल्प के लिए भी नहीं होता है। कुछ घंटे तो एरन अपनी तरफ से बेस्ट देता है, उसको लगता है कि शायद वो पत्थर हटा लेगा। वो अपनी चाकू से उसे काटने की कोशिश करता है, वो अपने पास जो कुछ रस्सियाँ होती है क्लाइंबिंग के लिए उनको बांध के हटाने की कोशिश करता है, प्रेशर देता है या फिर वो अपने हाथ को आगे पीछे करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसको रियलाइज़ हो जाता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब एरन को रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, ना तो फ़ोन यहाँ पे लाके, ना किसी को ये बताया है कि वो कहाँ पे है। इवन जो उसके आसपास के लोग होते हैं जहाँ से उसने ये सामान ख़रीदा था, उनको भी उसने नहीं बताया था कि वो एक्सपीडिशन के लिए दरअसल जा कहाँ रहा है।
अब वो उसका खाना धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इसी तरह 1 2 3 दिन निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उसको हेलुसिनेशन होने लगती है और उसे कुछ टाइम के बाद जब उसकी बॉडी के अंदर पानी ख़त्म होने लगता है तो उसको अपनी बॉटल में डाल के यूरिन पीना पड़ता है अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए। अब वो वहाँ पे मैसेजेस रिकॉर्ड करना शुरू करता है और वो अपनी फैमिली को उसके हिसाब से वो लास्ट मैसेजेस दे रहा था कि अब मेरा यहाँ से बचना बहुत ही मुश्किल है, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो मेरे रिमेनिंग्स मेरी फैमिली तक पहुँचा दें। इवन वो उस पत्थर पे इनग्रेव करता है 1975 उसका बॉर्न ईयर और 2003 वो दिन जिस दिन शायद उसका आखिरी दिन होगा। इसी बीच वहाँ पे एक बार बारिश होती है और वो किसी तरह अपनी बॉटल के अंदर थोड़ा सा बारिश का फ्रेश पानी भरता है और 2-3 दिन के बाद उसने थोड़ा सा पानी पिया था, लेकिन उसका हाथ अभी भी स्टक था। और जैसे कि मैंने बताया कि उसने अपनी सर्वाइविंग नाइफ से अपना हाथ काटने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो धार थी वो ख़त्म हो गई थी और इस वजह से वो चाकू शायद एक नाखून काटने के लायक भी नहीं रहा था। कीप असाइड हैंड। तो अब वो बहुत बुरी तरह स्टक हो गया था, उसका हाथ भी नहीं कट रहा था और वो अपना होप छोड़े जा रहा था, वो होप लॉस्ट किए जा रहा था और उसको बार बार हेलुसिनेशन हो रही थी और वो उम्मीद खो चुका था। लेकिन 5वें दिन उसको कुछ सपने आते हैं, कुछ ऐसा इमेजेस आती है कि वो अपनी फैमिली के साथ, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। इवन दो यहाँ पे उसका बचने के भी कोई चांस नहीं है, लेकिन उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है या शायद कुछ यही कुछ चीज़ें होती हैं अपने आखिरी टाइम में जो शायद आपको कुछ उम्मीद दे, जो शायद आपको कुछ हौसला दे, क्योंकि ऐसे टाइम में सिर्फ एक होप और स्पिरिट ही ऐसी चीज़ है जो शायद आपको ज़िंदा रख सकती है, आउट ऑफ ऑक्सीजन, आउट ऑफ फूड, आउट ऑफ वाटर। तो 5 दिन ऑलरेडी बीत चुके होते हैं और एरन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जो बोल्डर उसके बॉडी में फंसा हुआ था उसके हाथ पे, जो 2 हड्डियां होती हैं हमारी फोरआर्म और बाइसेप्स वाले जो हड्डियां होती है, उसके बीच में जो जोड़ होता है, जो एल्बो होती है, वो उस एल्बो को अपनी बॉडी से रीलोकेट करके अपनी बॉडी को घुमा के उसे उस जॉइंट को तोड़ देता है। ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, लेकिन एरन को यहाँ पे कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा होता। तो वो उसके बीच का जोड़ को जब तोड़ देता है तो अब सिर्फ वो कुछ मसल, बॉडी की वो खाल रह गई थी जो उसे हटानी थी। वो वहाँ पे बहुत ज़ोर से वो जो उसके पास बची हुई रस्सियाँ थी वो बांधता है और अब वो उस जो धार जिसकी ख़त्म हो गई थी उसी नाइफ़ को यूज़ करके वो बीच का हिस्सा काट देता है फाइनली। और जैसे ही वो अपना हाथ काटता है वो और नीचे की तरफ गिर जाता है और वहाँ से उसको रास्ता दिखता है और वो आगे की तरफ जाने लगता है। कुछ टाइम के बाद जब एरन के चलने की भी हालत नहीं होती तो उसे वहाँ पे एक फैमिली दिखती है। ये उसकी किस्मत ही थी कि अपने कैंप में पहुंचने से पहले भी वो मर सकता था, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा ड्राउन था, एग्जॉस्टेड था, ब्लड लॉस कर चुका था कि उसके बचने की उम्मीद शायद 1% भी नहीं थी। लेकिन वो फैमिली जो वहाँ पे उन केव्स के आसपास घूमने आई थी वो उसे देखती है और उसको हेल्प पहुंचाती है और एरन को किसी तरह बचा लिया जाता है। और उसके बाद एरन पूरी दुनिया के लिए एक मोटिवेशन बना। उसने किताबें लिखी, उसने बहुत जगह पे जाके स्पीचेस दी। वो एक फेमस फिगर है और 2010 में एरन की इसी कहानी पे 127 आवर्स नाम से एक मूवी आई है जिसके अंदर फीचर है जेम्स फ्रैंको। जो हमारी अगली कहानी है वो भी बिल्कुल सेम स्टेट से है, ऊता से ही। तो हम ये जान सकते हैं कि ऊता के अंदर इस तरह के एडवेंचर की बहुत सारी जगह है, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंस भी है। वो ये है कि इसका जो एंड है इस कहानी का वो पिछली कहानी के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही डेवस्टेटिंग है और ये फेमस नटी पटी केव की कहानी है। 24 नवंबर 2009 को जॉन एडवर्ड और उसकी फैमिली ने डिसाइड किया था कि इस बार का जो हैप्पी थैंक्सगिविंग है वो हम लोग केव के अंदर एक्सपीडिशन करके मनाएंगे। इस पिछली कहानी में जैसे कि वो शख्स अकेला था, इस बार ये पूरी फैमिली एक साथ केव एक्सपीडिशन के लिए जाती है और ये जाने वाले होते हैं नटी पटी केव के अंदर, जो ऑलरेडी बहुत ही डेंजरस था। उसको कुछ टाइम पहले ही दोबारा रीओपन किया था क्योंकि पिछली बार काफ़ी सारे केवर इसके अंदर फंस गए थे। केव के अंदर एक्सपीडिशन करने वाले लोग, जिनको केवर कहते हैं, वो इसमें फंस गए थे और फिर इसको काफ़ी सारा रेस्क्यू करने के बाद कई घंटों के बाद उनको निकाला गया था। इसीलिए अब प्रशासन की तरफ से जो ये नटी पटी केव था उसके अंदर जाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन थे। यानी कि अगर आपको नटी पटी केव के अंदर जाना है, ये ओपन तो है लेकिन आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, आप बिना बताए नहीं जा सकते। और दूसरा ये कि आपका जो पूरा ग्रुप है उसके अंदर एटलीस्ट 2 लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने पहले केविंग के अंदर एक्सपीडिशन किया हुआ है, जो थोड़ा एक्सपीरियंस है।
तो इसके अंदर जॉन एडवर्ड, उसका भाई जॉश, ये बचपन से कई बार केविंग कर चुके थे, इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। तो ये रात को 9 बजे ये पूरी फैमिली इस केव के अंदर जाती है। पहला 1 घंटा बहुत अच्छा होता है, ये लोग बहुत इन्जॉय करते हैं और ये इसके एक मिड सेक्शन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस दिन कुछ गलत होना था, इसलिए जॉन और उसके भाई जॉश ये डिसाइड करते हैं कि हम इसके सबसे चैलेंजिंग सेक्शन के अंदर जाएंगे, जो होता है बर्थ कैनाल। दरअसल बर्थ कैनाल इतना ज़्यादा नैरो सेक्शन था कि जिसके अंदर जो बहुत एक्सपीरियंस केव एक्सपीडिशन वाले होते हैं, जो रोज़ ये काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। इसके अंदर आपको सिर्फ अपने आप को पुश नहीं करना होता, आपको अपनी सारी टेक्निक, अपना सारा स्ट्रेंथ यूज़ करना होता है। हालांकि मैप देखने के बाद जॉन और जॉश और उसका एक फ्रेंड ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम किसी तरह इस बर्थ कैनाल को क्रॉस कर लेते हैं तो आगे जाके एक और नैरो रास्ता है, और उस नैरो रास्ते को पार करने के बाद आगे थोड़ा सा वाइड एरिया है जिसको हम मुड़ के दोबारा वापस आ सकते हैं। तो जॉन और उसके भाई जॉश और उसके फ्रेंड, उन तीनों को ये आइडिया काफ़ी ठीक लगा कि हम किसी तरह अगर इस बर्थ कैनाल को, जो कि बहुत कम लोग क्रॉस कर पाते हैं, अगर हम ये क्रॉस कर देंगे तो उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, और उसके बाद दोबारा जो एक और नैरो पैसेज क्लियर करेंगे तो फिर आगे एक रेस्टिंग स्पेस है, एक वाइड एरिया है, उसको क्रॉस करके हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे। सुनने में तो ये बहुत ही एक्साइटिंग था, लेकिन इसका जो रिजल्ट था वो बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग था और बहुत ज़्यादा क्रीपी था। दरअसल थोड़ा आगे जाने के बाद जॉन और उसका भाई जॉश एक गलत पैसेज पकड़ लेते हैं, लेकिन जॉन को लगता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ आगे तो नैरो है, लेकिन इसके बाद मुझे एक रास्ता मिलेगा, इसलिए वो रुके बिना आगे जाए जा रहा था। और दरअसल वो जिस जगह पे जा रहा था वो जगह बर्थ कैनाल ना होके वो कोई दूसरी जगह थी, और वो जगह थी कॉर्क स्क्रू, जहाँ पे कुछ साल पहले एक 17 साल का बच्चा फंस गया था, स्टूडेंट, और उस 17 साल के सिर्फ 70 किलो के बच्चे को निकालने में इन्हें 17 घंटे लग गए। तो क्योंकि जॉन और उसका भाई इस चीज़ से बेफिक्र थे कि आगे क्या उनका वेट कर रहा है, तो जब वो कॉर्क स्क्रू क्रॉस करने के लिए उसको अपसाइड डाउन जाके अप आना था, और वो आगे जाने के बाद क्योंकि उसका सिर आगे था और पैर पीछे था, तो उसको रियलाइज़ नहीं हुआ कि आगे जाके एक स्टीप रास्ता है, और वो रास्ता बहुत नैरो था। जब वो थोड़ा आगे गया तो उसको रियलाइज़ भी नहीं हुआ और वो डाउन हिल जा रहा था, और थोड़ी देर के बाद उसका सर डाउनवर्ड पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में जाके एक जगह पे फंस जाता है, और वहाँ पे डेड एंड होता है। और अब जॉन समझ जाता है कि उसने इस रास्ते पे आके कितनी बड़ी गलती करी है, और वो लोग बर्थ कैनाल ना आके कहीं और आ गए हैं। तो वो अपने भाई को आवाज़ लगाता है कि जॉश प्लीज़ डोंट कम हियर, दिस डेड एंड, दिस इज़ नॉट बर्थ कैनाल। लेकिन अभी तो इससे भी बुरा होना बाकी था। दरअसल उसे बहुत छोटा सा होल दिखता है वहाँ, और जॉन इसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करता है। उसको लगता है कि ये जो बहुत बारीक सा होल है, जो शायद सिर्फ 10 इंच का था, उससे निकलने के बाद उसको वही वाइड रास्ता मिल जाएगा जहाँ से वो मूव बैक कर सकता है। और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी गलती थी। वो जैसे ही उस होल के अंदर जाता है, वो बहुत मुश्किल से स्ट्रैप होके अंदर जाता है, मतलब उसकी पूरी बॉडी भी उसके अंदर फिट नहीं हो पाती। वो स्क्वीज़ करके अंदर घुसा था, लेकिन वो जैसे अंदर घुसा, अंदर जाने के बाद उसके जो शूज़ थे, जो उसके फीट थे, वो बाहर ही रह जाते हैं और उनके आने की कोई जगह नहीं होती, और वो होता है डेड एंड। अब वो पूरी तरह से वर्टिकल पोजीशन पे है, उसका सर नीचे है और पैर ऊपर है, और वो फिर से एक बार आवाज़ लगाता है, जॉश डोंट कम हियर, इट्स अ डेड एंड। और अब स्टार्ट होता है वो 24 घंटे का नाइटमेयर। सबसे पहले एक लड़की जिसकी हाइट थी 5 फुट 3 इंच, उसके बाद एक दूसरा प्रोफेशनल केवर, प्रोफेशनल रेस्क्यूअर, उसके बाद उसके फादर। 20 घंटे के अंदर 4-5 लोग ट्राई करते हैं जॉन को निकालने के लिए। इसी बीच एक प्रोफेशनल केवर जो था, जो एक्सकेवेटर था और जो रेस्क्यूअर था, उसके सिर पे चोट लग जाती है। इन सब के बीच में डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि जॉन अगर 9 घंटे सर्वाइव कर लेता है तो उसके बाद सर्वाइव करने की कोई चांस नहीं है। लेकिन काफ़ी काबिले तारीफ़ तरीके से जॉन वहाँ 20 घंटे तक सर्वाइव करता है। दरअसल उसका नर्व सिस्टम काम करना बंद कर देता है, उसके पैर के अंदर ब्लड प्रेशर नहीं पहुँचता है, और धीरे धीरे उसका जो न्यूरो सिस्टम होता है वो भी लॉस्ट होने लगता है, और उसका सारा ब्लड उसके सिर में जाता है। क्योंकि वो जस्ट इमेजिन कि 90 डिग्री एक केव के अंदर जिसमें 10 इंच की जगह है, वहाँ पे आप फंसे हुए हो, आपका सर नीचे है, आपका पैर ऊपर है। आई मीन
मैंने दुनिया में इससे ज़्यादा स्केरी, इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नहीं सुनी थी। इससे ज़्यादा ख़तरनाक रेस्क्यू मिशन मैंने कोई नहीं सुना है। मैंने बहुत तरह के रेस्क्यू मिशन देखे हैं। इवन जो वहाँ के रेस्क्यूअर थे वो भी कहते हैं कि हमने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कोई रेस्क्यू नहीं किया, न देखा। दरअसल वो लोग कई तरीके ट्राई करते हैं। पहले वो ट्राई करते हैं कि वो जॉन के पैर में रस्सी बांधेंगे, उसको खींचेंगे, लेकिन क्योंकि वो रास्ता इतना ज़्यादा संकरा था, इतना नैरो था कि वो पैर मुड़ने की जगह ही नहीं थी। पैर ऊपर जाता तो ऊपर वाले हिल की तरफ, ऊपर वाले पत्थर की तरफ टकरा जाता। बीच में उन्होंने पुली के साथ निकालने की कोशिश करी कि वो बीच में कई छोटी छोटी पुलिस बांधेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। आप सिर्फ छोटी पुलिस, बहुत सारी रस्सी यूज़ करके बांध सकते हैं, और वहाँ पे एक टाइम पे सिर्फ एक रेस्क्यूअर जा सकता है। ये भी काम नहीं करता। लास्ट का जो रेस्क्यूअर था उसने ये तक ट्राई किया था कि वो जॉन के पैर तोड़ दे और फिर उसे स्क्वीज़ करके निकाले, लेकिन ये चीज़ भी काम नहीं आती है। और 20 घंटे के अंदर डॉक्टर फाइनली जाके 24 घंटे के बाद ये वहाँ पे जाके डिक्लेयर करते हैं कि जॉन मर चुका है और उसकी तरफ से कोई साइन नहीं है। इस बीच जॉन से बहुत बात हुई थी, जॉन को ड्रिंक दी गई थी, जॉन को उसकी वाइफ से बात कराई गई थी, लेकिन लास्ट में जॉन ये जंग नहीं लड़ पाता। जो कि डॉक्टर ने डेडलाइन दिया था कि इस आप डाउनवर्ड पोजीशन के अंदर, इस वर्टिकल पोजीशन में आप सिर्फ मैक्स टू मैक्स 9 घंटे सर्वाइव करते हैं। इसका 3 गुना ज़्यादा जॉन ने 27 घंटे सर्वाइव किए थे, लेकिन उसके बाद उसने ज़िंदगी से हार मान ली और उस केव के अंदर उसने दम तोड़ दिया, और जॉन को उस केव से कभी भी नहीं निकाला जा सका। अगली स्टोरी है थाईलैंड की, जो कि 23 जून 2018 को हुई थी, और ये थाईलैंड के अंदर एक केव पड़ती है जिसका नाम है थाम लुआंग केव, जो कि बहुत ही लंबी है और बारिश होने में अक्सर उसके अंदर पानी भर जाता है। थाईलैंड के अंदर टीनेजर्स बच्चों की एक टीम है, वाइल्ड बोर्स टीम। उसके 12 बच्चे और साथ में उनका असिस्टेंट कोच, ये सब मैच ख़त्म होने के बाद उस केव के अंदर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि उस टाइम तक मानसून का सीज़न लगभग आ गया था, और जैसे ही वो लोग उस केव के अंदर जाते हैं, वहाँ पे अचानक बारिश बहुत तेज़ हो जाती है और पानी बिल्कुल बाढ़ की तरह इन लोगों को बहाकर कई किलोमीटर आगे ले जाता है, और किसी को नहीं पता चलता है कि यहाँ पे ये लोग कहाँ गए। कुछ टाइम के बाद कुछ पुलिसमैन और उनका कोच जब घूमते घूमते इस केव के पास आते हैं, तो वो यहाँ पे इन लोगों के बैकपैक, कुछ कपड़े और साइकिल देखते हैं, और देखते हैं कि केव के अंदर इतना पानी भरा हुआ है कि कोई नीचे या आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सकता बिना डाइवर्स के। तो अब ये लोग समझ जाते हैं कि बच्चे शायद इस केव के अंदर पानी के फ्लो से बढ़ के आगे चले गए हैं, और अब डाइवर्स ही इन्हें ढूंढ सकते हैं। तो उसके बाद थाईलैंड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन स्टार्ट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे डाइवर्स, बहुत सारे केव एक्सपीडिशनर, बहुत सारे स्पेशल फोर्स के मरीन्स, ये सब लोग यहाँ पे आते हैं। यही नहीं, इनमें 2-3 फॉरेनर्स जो होते हैं ब्रिटिश के, जो कि केव एक्सपीडिशन में एक्सपर्ट होते हैं, वो भी अपनी हेल्प देते हैं यहाँ पे इन बच्चों को ढूंढने के लिए। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद, क्योंकि ये जो केव है ये कई किलोमीटर तक की होती है, इनको कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। तब तक ये न्यूज़ इन 12-13 बच्चों के खोने की पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है, और सब लोग हैरान होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सा एक केस था, कि जिसके अंदर केव के अंदर 13 लोग गए और गायब हो गए। लेकिन जब ये मिशन, क्योंकि ये मिशन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था, इतने किलोमीटर की लंबी केव के अंदर इतने सारे लोगों को ढूंढना आसान नहीं था, और वो भी तब जब पानी बढ़ता ही जा रहा था। तो अब इस केव के अंदर कई सारे चीज़ें स्टार्ट करनी होती है। उसके अंदर पानी निकालना स्टार्ट करा जाता है हार्वेस्टिंग से, और जो डाइवर्स थे वो कई किलोमीटर तक, क्योंकि एक टाइम के बाद एक टी पॉइंट आता है और उसके बाद लेफ़्ट और राइट 2 रास्ते निकलते हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके कई किलोमीटर आगे जाना, और जब तक ऑक्सीजन आपका ख़त्म हो तब तक आपको वापस भी आना है। तो ये जो एक्सपीडिशन था, ये जो रेस्क्यू मिशन था, ये इतना आसान भी नहीं था। लेकिन ये सारा जो एफ़र्ट है ये बेकार नहीं जाता। 9 दिन के बाद फाइनली ये बच्चे इन डाइवर्स को, इन रेस्क्यूअर को मिल जाते हैं। वो केव के एक तरफ वाइड पोजीशन पे ऊपर की तरफ रहते हैं, लेकिन 9 दिन तक ये लोग बहुत कम ऑक्सीजन पे, बहुत कम खाने के साथ, बिना किसी कुछ खाए हुए, पता नहीं कैसे ज़िंदा थे। लेकिन इनकी जो वीडियो मीडिया में जाती है तो दुनिया में हर कोई खुश होता है इस चीज़ को देखकर, और अब लोगों में उम्मीद आती है कि इनको शायद अब निकाल लिया जाएगा। लेकिन इसका सबसे मुश्किल पार्ट अब निकालना ही था, क्योंकि ढूंढना शायद बहुत आसान था निकालने के मुकाबले, क्योंकि इन बच्चों को निकालने के लिए कई सारे चैलेंजेस थे। एक तो ये
कि अब मॉनसून का सीज़न पीक पे था, तो अगर आप बारिश के ख़त्म होने का वेट करोगे तो कई महीने निकल जाएंगे। और इसके अंदर आप ड्रिल करके डायरेक्ट कोई ड्रिलिंग करके कोई पोजीशन नहीं है कि आप ऊपर से इन बच्चों को निकाल सको, वो भी इतने सारे लोगों को। और पानी जो हार्वेस्ट हो रहा था उससे ज़्यादा अंदर आ रहा था, तो इनको डबल चैलेंजेस हो रहे थे। लेकिन बहुत टाइम के बाद अब इनको जो इस मिशन के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स भी इसके अंदर हेल्प करते हैं, तो उसमें से एक डॉक्टर इनको सलाह देते हैं जो कि प्रोफेशनल डाइवर भी होते हैं, जो कि प्रोफेशनल केव एक्सपीडिशनर होते हैं। वो कहते हैं कि इन बच्चों को हम लोग एनेस्थीसिया देकर इन डाइवर्स के साथ बांध कर ही निकाल सकते हैं। पहले तो सुनने में ये आइडिया काफ़ी क्रेज़ी था, क्योंकि अगर आप रियलिस्टिक तरीके से देखो तो इन बच्चों में से किसी को भी स्विमिंग नहीं आती है। केव के अंदर ये लोग डाइव नहीं कर सकते, ये लोग डाइवर्स के साथ रिदम में नहीं आ सकते, तो इनको बेहोश करके एनेस्थीसिया देकर लाना एक काफ़ी रिस्की लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच थी। लेकिन इसी बीच इस मरीन कमांडो के अंदर जो एक रिटायर्ड नेवी सील होते हैं, समान कुनान, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाते हैं। क्योंकि ये ऑपरेशन सुनने में जितना ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है उससे ज़्यादा ही ब्रूटल था, और एक ऑफिसर इसके अंदर शहीद भी हो जाता है। लेकिन ये जो क्रेज़ी आइडिया था एनेस्थीसिया का, ये काम करता है। ये आइडिया कुछ इस तरह से था कि 2 डोज ऑफ सिडक्टिव, क्योंकि ये 4 किलोमीटर का रास्ता था तो 2 बार डोज दी जानी थी। इन सारे बच्चों का हाथ उस डाइवर के साथ हैंडकफ करना था, टाई करना था, और उसके बाद इन सारे बच्चों के मुंह पे एक ऐसा मास्क लगाना था कि वो लोग स्ट्रेट पोजीशन में रहें और पानी के अंदर ना डूबे, और साथ में वो स्टेबल भी रहें। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद ये मिशन कामयाब होता है और सारे 13 में से 13 लोगों को, असिस्टेंट कोच उन 13 बच्चों को कामयाबी के साथ निकाल लिया जाता है, और वो मॉडर्न टाइम का सबसे सक्सेसफुल केव रेस्क्यू मिशन था आज तक का। वैसे दुनिया में एक और ऐसा मिशन हुआ है माइंस के अंदर, जो चिले में हुआ था, जो काफ़ी लेजेंडरी माना जाता है। अगर आप कमेंट में मुझे वो चिले का रेस्क्यू मिशन पूछते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आई होप आप लोगों को ये तीनों कहानियाँ पसंद आई हो, और अपने कमेंट में आप अपने ओपिनियन भी बताएं, और आगे किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यून्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी।